सभी बहुत हेल्दी एंड वेल्दी होंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चौथे लेक्चर में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहले तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो पिछला वाला लेक्चर था, प्रीवियस लेक्चर वाला, तो उसमें तो हम लोगों ने कोलराउज़ लॉ को कंप्लीट कर लिया था। इस लेक्चर में हम लोग इसके एप्लीकेशंस देखेंगे और सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे और फिर इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल देखेंगे और इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल के टाइप देखेंगे और अगर हो पाया तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इसके टाइप देखेंगे, वरना अगर नहीं हो पाया तो नेक्स्ट लेक्चर में इसकी वीडियो आएगी। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए और नोट्स बनाते चलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, एप्लीकेशन ऑफ कोलराउज़ लॉ में हम 3 इम्पॉर्टेंट लॉज को पढ़ेंगे। 3 इसके जो एप्लीकेशंस है, इस कोलराउज़ लॉ के जो 3 एप्लीकेशंस हैं उनको पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेनली 3 इम्पॉर्टेंट लॉज हैं जो हम इनकी एप्लीकेशंस हैं जो पढ़ेंगे। पहला तो एप्लीकेशन है कि टू कैलकुलेट कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, मतलब कि कोलराउज़ लॉ को वीक इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्टेंस को निकालने के लिए हम लोग कोलराउज़ लॉ का यूज़ करते हैं। पहला एप्लीकेशन तो ये हो गया। दूसरा एप्लीकेशन है टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है कंडक्टेंस का, उसको निकालेंगे कोलराउज़ लॉ की हेल्प से। ठीक है, और ये एक तो मोलर कंडक्टेंस होता है और एक इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होता है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालेंगे? मोलर कंडक्टेंस अपॉन में मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर मोलर कंडक्टेंस का निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मोलर कंडक्टेंस का निकालना है तो कैसे निकालेंगे? मोलर कंडक्टेंस तो पहले एकदम नॉर्मल वाला रख लेंगे और फिर अपॉन में रखेंगे मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। ठीक, उसकी हेल्प से हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मोलर कंडक्टेंस का निकालेंगे। और वैसे ही हम लोग इक्विवेलेंट का निकालेंगे, पहले नॉर्मल इक्विवेलेंट रख लेंगे और नीचे अपॉन में इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, दूसरा एप्लीकेशन तो समझ आ गया ना। अब तीसरा एप्लीकेशन है टू कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, मतलब कि कोलराउज़ लॉ को हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट के होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट जो के होता है, उसको कैलकुलेट करने के लिए कोलराउज़ लॉ का यूज़ करते हैं। इसका ये फॉर्मूला होता है के इक्वल टू सी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर। और अगर अल्फ़ा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो अगर 5% से कम हो, मतलब अल्फ़ा की वैल्यू 5% से कम हो तो उसको निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अगर इसकी 5% की वैल्यू से अगर इसकी कम है तो उसको हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। तो जब हम लोग निगलेक्ट कर देंगे तो मेन फार्मूला हमारा ये बन जाएगा। मेनली यही फार्मूला बहुत यूज़ होता है, बस इतनी इसके जो 3 मेन एप्लीकेशंस है वो मैंने बता दी हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट मतलब कॉन्सेप्ट है, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं 1-2 बार। तो चलिए देखते हैं सॉल्युबिलिटी होता क्या है। तो फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी को तो पहले तो देख लेते हैं कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इसको इस तरह से डिनोट करते हैं सॉल्युबिलिटी को, इस तरह से। या तो क्वेश्चन में सॉल्युबिलिटी डायरेक्ट दे देता है या फिर ये दे देता है सिंबल, इससे हम लोगों को पहचानना होता है। और सॉल्युबिलिटी होती क्या है? कंसनट्रेटेड ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब कि जो कंसनट्रेशन होती है सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, जो कंसनट्रेशन होती है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन की जो कंसनट्रेशन होती है वही होती है सॉल्युबिलिटी। ठीक, बहुत इजी है कि मतलब जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है उसकी जो कंसनट्रेशन होती है, मतलब कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन की जो कंसनट्रेशन होगी एट कांस्टेंट टेम्परेचर वही होती है सॉल्युबिलिटी। बस इतना सा है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन की कंसनट्रेशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अब इस कंडीशन में जो ये कंडीशन होती है सॉल्युबिलिटी वाली, जो कंडीशन होती है, मतलब कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो कंसनट्रेट हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो मोलैरिटी होती है, मतलब कि कैपिटल M,
जो मोलैरिटी होती है वो इज़ टेकन एज सॉल्युबिलिटी, मतलब जो मोलैरिटी होती है वो जो है वो ऐसे जो है सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है। मतलब कि अगर हम लोगों की जो कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो और उसकी कंसनट्रेशन हो कांस्टेंट टेम्परेचर पे तो उसकी जो मोलैरिटी होगी वो हो जाएगी उसकी सॉल्युबिलिटी। मतलब कि जो मोलैरिटी होगी वो एकदम तो एग्जैक्ट सॉल्युबिलिटी नहीं आएगी, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली सॉल्युबिलिटी की आएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन में हम लोगों को मोलैरिटी की हेल्प से सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं। ये मतलब याद करने वाली बात है, ठीक है, ये इसको याद रखिएगा। तो इस सॉल्युबिलिटी पे ही क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है एट अ सर्टेन टेम्परेचर saturated solution of MgCl2 has conductivity equal to 1.2 into 10 की power minus 4. The ionic conductance of Mg plus Cl minus are 64.5 and 54.5 at infinite dilution. Find out solubility of MgCl2. पहले तो हम लोग देखेंगे गिवन डाटा क्या है। गिवन डाटा में हमें K की वैल्यू दे रखी है, 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 4। और MgCl2 को कहा है, MgCl2 किस में टूटेगा। जब हम लोग उसको तोड़ेंगे कटायन और एनायन में तो ये किस में टूटेगा, Mg2 प्लस और प्लस 2Cl माइनस में टूटेगा, है ना। अब देखो क्या क्या दे रखा है, 64.5 जो इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे दे रखा है। क्या दे रखा है 64, मतलब कि इन्फिनाइट डाइल्यूशन Mg की कंडक्टेंस जो है इन्फिनाइट डाइल्यूशन में कितनी दे रखी है 64.5, और जो इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे Cl2 की कितनी दे रखी है 54.5, ठीक, ये दे रखा है। और हमें निकालना है क्या, सॉल्युबिलिटी निकालना है। अब हम लोग जानते हैं कि सॉल्युबिलिटी जो है अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल होता है, मोलैरिटी के। अब अगर आपको एक फॉर्मूला याद है, मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू होता है K इंटू 1000 अपॉन M, ये होता है, ठीक। अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लगाते तो यहाँ पे N आता है, लेकिन N तो हमारा S के बराबर अप्रॉक्सीमेटली होता नहीं है, इसीलिए हम लोगों ने M वाला फॉर्मूला लगाया। तो M वाला लगाया तो अब हम लोगों को ये दे रखा है और ये निकालना है। तो अगर हम ये निकाल लें इन्फिनाइट डाइल्यूशन वाला तो ये आ जाएगा। तो ये कैसे निकालेंगे, ये जो हमारी रिएक्शन दे रखी है तो इसमें M की वैल्यू कितनी है, यहाँ 1 है और यहाँ पे 2 है, तो M की वैल्यू यहाँ कितनी है 1 और N की वैल्यू कितनी है 2। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये सब बताया हुआ है और इसके 2 क्वेश्चंस भी करवाए थे, बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहाँ M की वैल्यू कितनी है 1 और N की वैल्यू कितनी है 2। तो अब हम लोग इसकी एक वो जो फार्मूला मैंने बताया था, ये मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन वाला, तो वही लगा देते हैं। मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन MgCl2 इक्वल टू K, मतलब ये हो जाता है M की वैल्यू 1 इंटू और ये इसकी मोलर कंडक्टेंस, अरे ये होता है ना, ये इधर साइड में देख लीजिए अगर आप सबको नहीं पता है। मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन इक्वल टू होता है M मोलर कंडक्टेंस एट कैटायन एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन प्लस N मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनायन इन्फिनाइट डाइल्यूशन, ठीक। और कैटायन हमारा ये दे रखा है क्योंकि Mg प्लस की वैल्यू दी है और एनायन हमारा ये दे रखा है, ठीक। तो अब हम लोग वैल्यूज इसकी पुट कर देंगे। कैटायन की वैल्यू में कितनी दे रखी है, Mg प्लस की वैल्यू 64.5 प्लस N की वैल्यू कितनी है 2 इंटू में एनायन की वैल्यू मतलब Cl माइनस की वैल्यू कितनी दे रखी है 54.5, ठीक, 54.5 ये दे रखी है। तो अब हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 64.5 प्लस 119 इक्वल टू आ जाएगा 183.5। अब हमें इसकी वैल्यू मिल गई, मतलब कि इसकी वैल्यू भी मिल गई। अब हम लोग इसकी वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, चलिए निकालते इधर। अगर हम लोग M को इधर करें और इसको इधर लाएं तो क्या हो जाएगा, M इक्वल टू K इंटू 1000 अपॉन में मोलर कंडक्टेंस, ठीक, एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। K की वैल्यू में दे रखी है 1.2
1.2 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 10⁻3, ठीक। अपॉन में इसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाली है 183.5, ठीक। इससे इसको काट दीजिए। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻6, इतना आंसर आ जाएगा हमारा। बस यही हमारा आंसर है। और ये हमारा m निकल गया, तो m हमारा s के बराबर होता है, तो ये हमारा s निकल गया, ठीक। समझ आ गया ना। अब इसी पे जो है दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही जो है कॉन्सेप्चुअल है। चलिए देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, इफ़ कंडक्टिविटी ऑफ वाटर used to make saturated solution of AgCl is found to be 3.1 into 10⁻⁻5 ohm inverse centimeter inverse, and conductivity of saturated solution of AgCl equal to 4.5 into 10⁻⁻5 ohm inverse centimeter inverse, and given data ये है। और हमें KSP मतलब अभी हमने ऊपर इसीलिए सिंबल बता दिया, मतलब कि S हमें निकालना है, AgCl का S निकालना है। और S किसके अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है, M के। अगर हमने ये निकाल लिया तो हम ये निकाल लेंगे। तो चलिए इसकी हेल्प से हम लोग M निकाल सकते हैं ना, क्योंकि सब तो ये मोलर में दिया है, सब ये मोलर में दिया है। तो अब हम फ्रेंड्स अगर हम लोग ये देखें कि ये मोलर कंडक्टेंस सब दिए हैं, लेकिन हमें AgCl लाना है। ये तो सब अलग अलग दे रखे हैं, इसमें AgCl तो कोई है नहीं। तो क्या हम करेंगे, हम लोग इन तीनों को ऐसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करें कि AgCl बन जाए। इन तीनों इक्वेशन को कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करें कि AgCl बन जाए, ठीक है। और ये जो है ये AgCl की कंडक्टिविटी दी है, मतलब K, और ये वाटर की कंडक्टिविटी दी है, ठीक। ये वाटर की कंडक्टिविटी दी है और ये AgCl की कंडक्टिविटी दी है। पहले हम लोग ये निकाल लेंगे, इसको AgCl पहले फाइंड करते हैं, ठीक। इन तीनों को कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करें कि AgCl बन जाए। तो गाइस अगर हम लोग मोलर कंडक्टेंस ऑफ NO3 प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl को ऐड कर दें तो क्या बनेगा। पेन में गिरा जा रहा है। तो ये क्या बन जाएगा, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इक्वल टू, इन सबको ऐड करने पे क्या बन जाएगा, AgNO3 NaCl, ये बन जाएगा, ठीक। अब देखिए अगर हम लोग मोलर कंडक्टेंस ऑफ AgNO3 NaCl माइनस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन NaNO3 कर दें तो क्या हो जाएगा, NO3 से कट जाएगा, Na से कट जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारा, ये पूरा तो कट गया ना। तो क्या बचा, सिर्फ मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन AgCl बचा। यही तो हमें निकालना था। अब देखिए, अब इस वाली इक्वेशन में पहले वैल्यूज़ पुट करेंगे। AgNO3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 200, और हमने प्लस क्या किया है, NaCl की वैल्यू कितनी दे रखी है, 250, ठीक। 250 तो इक्वल टू में कितना आ गया, 450 आ गया ना। अब देखिए, अब हमें इसकी वैल्यू दे रखी है, मतलब इसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाली है 450। अब माइनस में क्या करेंगे, NaNO3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 310। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 0 0, 5 में से 1 गया 4, 4 में से 3 गया 1, ये आ गया। मतलब कि हमारा क्या आ गया, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन AgCl, ये हमें मिल गया। चलिए ठीक है। अब हम लोग ये जानते हैं कि मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इक्वल टू क्या होता है, K × 1000/m, ठीक, m होता है। अब हम लोग m को इधर करेंगे, तो क्या हो जाएगा, K × 1000 में मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक। अब इसकी वैल्यू तो हमें मिल गई है, पर इसकी दो वैल्यू दे रखी हैं। तो दो वैल्यू दे रखी है, तो हम लोग क्या करेंगे,
जो वाटर की दे रखी है, कि जो है वाटर की जो दे रखी है 3.1 इंटू 10⁻⁻5, और जो AgCl की के दे रखी है वो दे रखी है 4.5 इंटू 10⁻⁻5। ठीक, अब देखिए ये हमारा लिक्विड है, ठीक, इसमें जो AgCl है, AgCl, अगर AgCl की हमें सिर्फ कंडक्टिविटी निकालनी हो, AgCl की कंडक्टिविटी निकालनी हो तो क्या करेंगे, इसके AgCl के जो इसमें जो लिक्विड Ag प्लस Cl माइनस जो बना है उसकी कंडक्टिविटी निकालनी हो तो क्या करेंगे, वाटर में से AgCl को माइनस कर देंगे तो इसकी निकल आएगी। तो वही हम लोग करेंगे, मतलब के निकालने के लिए AgCl में से वाटर को माइनस कर देंगे कंडक्टिविटी को। तो AgCl की क्या है 4.5 इंटू 10⁻⁻5 माइनस 3.1 इंटू 10⁻⁻5। ठीक, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.4 इंटू 10⁻⁻5। हमें के की वैल्यू भी मिल गई। अब हम वैल्यू सारी पुट कर देते हैं, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.4 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10⁻3, और m की वैल्यू क्या आई थी 140। इसको ऐसे बढ़ाया, जब हम लोग इसको काटेंगे 1 बनता 1, और फिर ये ऊपर 2 जीरो गए 10⁻⁻5 इंटू 10⁻3 इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा 10⁻⁻7 इंटू 10⁻3, मतलब कि हो जाएगा 10⁻⁻4। ये हमारा m आ गया, और m हमारा किसके अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है s के, तो मतलब s हमारा क्या आ जाएगा 10⁻⁻4, है ना, आ गया ना आंसर। चलिए ठीक है, आ गया आंसर। अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसका अगला टॉपिक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ने से पहले आपको हम एक एग्जांपल देखते हैं। आपने क्या किया, एक ले लिया कंटेनर, उसमें आपने जिंक सल्फेट ले लिया। क्या ले लिया, जिंक सल्फेट, मतलब लिक्विड फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में ले लिया। उसमें आपने क्या किया, जिंक की एक मेटल रॉड डाल दी, तो जब इसके इलेक्ट्रॉन्स, जिंक जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है। तो जब इसने इलेक्ट्रॉन अपने लूज़ किया तो जिंक क्या हो गया, जिंक +2 हो गया, मतलब इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसको SO4 को इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, तो इसके ऊपर क्या आ गया, 2 नेगेटिव चार्ज आ गया, है ना। मतलब कि जिंक सल्फेट में हमने जिंक की रॉड डाली तो वो जिंक 2 प्लस में बन गया और SO4 2 माइनस में बन गया। ठीक है, मतलब पॉजिटिव चार्ज भी आ गया और नेगेटिव चार्ज भी आ गया। तो इन दोनों के बीच में कोई पोटेंशियल डेवलप्ड हुआ होगा, मतलब कि किसी एनर्जी की वजह से, तो ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज और गेन कर पाए होंगे, है ना, इससे पोटेंशियल डेवलप्ड होगा। अब इसी पोटेंशियल को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना। तो अब देखते हैं क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। Electrode potential, when a metal rod is placed in aqueous solution of its same ion, is there positive and negative, either positive and negative charge with respect to solution, and potential is developed between metal or rod in its solution is known as electrode potential। मतलब कि कह रहे हैं कि जब हमने कोई मेटल की रॉड ली और उसी मेटल की रॉड में उसी सेम, मतलब कि अगर यहाँ पे हमने जिंक की रॉड ली है तो जिंक के ही सॉल्यूशन में उसी के आयंस में जो है, उसी के आयंस को सॉल्यूशन में अगर हमने जिंक ली तो जिंक के आयंस के ही सॉल्यूशन में हमने उस रॉड को डाल दिया। तो जब उस रॉड को डाला तो वो जो है उसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड होगा और निगेटिव चार्ज भी बन जाएगा। तो जब 2 चार्ज बनेंगे सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में, मतलब सॉल्यूशन में जो 2 चार्ज बनेंगे तो उन 2 चार्ज के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इन 2 चार्ज के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड होगा, मतलब इन दोनों चार्ज के बीच में जो पोटेंशियल डेवलप्ड होगा वही होगा, मतलब कि इस रॉड और इस सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल डेवलप्ड होगा वही होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नहीं समझ आया तो एक बार फिर से समझ लीजिए। जब हम लोग कोई मेटल की रॉड उसी के सेम सॉल्यूशन के आयंस में, मतलब कि
जो मेटल के रॉड है उसी के सेम सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव में अलग अलग हो जाएगा। तो जब ये जो रॉड है हमारी, ये रॉड और ये जो सॉल्यूशन है, ये जो सॉल्यूशन और ये जो रॉड है, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डेवलप्ड होगा, मतलब बिना ही एनर्जी को तो कोई पॉजिटिव और निगेटिव हो नहीं पा रहा है, बिना एनर्जी के तो इलेक्ट्रॉन्स अपने लूज और गेन कर नहीं पा रहे हैं, कोई ना कोई तो एनर्जी तो लगी रही होगी, हाँ पोटेंशियल लग रही होगी। इसीलिए पोटेंशियल की वजह से इन दोनों के रॉड और सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल लग रहा होगा इसी को कहेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, बस इतना सही है। लेकिन एक ख़ास बात है याद करने वाले, मतलब ध्यान रखने वाली, कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला तो ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। पहला क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कि सॉल्यूशन की कितनी कंसंट्रेशन है, कितनी वो कंसंट्रेट हो पा रहा है, इस पे जो है डिपेंड करेगा। और दूसरा कि नेचर ऑफ मेटल, मतलब मेटल जो है वो उसकी नेचर क्या है, कि वो लॉस कर रहा है अपने इलेक्ट्रॉन की गेन कर रहा है। ठीक, इसकी नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो इसके बीच में इलेक्ट्रोलाइट्स बनेंगे उनकी नेचर क्या है। और चौथा है कि प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन पे भी डिपेंड करेगा कि उसका सॉल्यूशन और मेटल्स की कितनी प्रेशर और टेम्परेचर है, उस पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, अब इसके दो टाइप्स होते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के दो टाइप्स होते हैं। पहला तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है और दूसरा है रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या, पहला ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दूसरा रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब एक एक करके दोनों को समझ लेते हैं जल्दी से। इसको समझने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है। ऑक्सीडेशन मतलब कि अगर कोई सब्सटेंस या कोई मेटल या कोई नॉन मेटल अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करे, मतलब कि अपने इलेक्ट्रॉन जो है किसी को दे दे, किसी को अपने इलेक्ट्रॉन दे दे, तो वो वहाँ ऑक्सीडेशन होगा। या फिर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, या तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो जो है ऑक्सीडाइज का, मतलब ऑक्सीडेशन होगी उसकी, उस चीज़ की, उस सब्सटेंस की, उस मटेरियल की, उस एलिमेंट की। और जहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करे, मतलब कि इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, तो वहाँ होगा रिडक्शन, या फिर उसके ऊपर, उस एलिमेंट के ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाए। ठीक, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो समझ आ गया ना। अब चलिए चलते हैं कॉन्सेप्ट पे। पहला कह रहे हैं कि ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पहला टाइप है, तो इसका पहला पॉइंट है द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। जो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन के लिए होती है, मतलब जो हाफ रिएक्शन ऑक्सीडेशन करे उसी के लिए ये एप्लीकेबल है। दूसरा पॉइंट है इट अगर्स एट एनोड, ये एनोड पे करती है काम, मतलब ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है एनोड पे करता है। एनोड क्या होता है, जो निगेटिव चार्ज देता है, सॉरी जो एनोड वो होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, वही होता है एनोड। ठीक, अब देखिए इसका एग्जांपल, हमने कोई मेटल ले लिया सॉलिड, ठीक, उसका ऑक्सीडेशन किया तो वो मेटल जो है Na+ में टूटा और जो उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निकल के Ne इलेक्ट्रॉन्स बन गए, मतलब कि n नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके निकल गए, तो यहाँ पे n नंबर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज आ गए हैं। जैसे जितना अगर हम लोगों ने 5 इलेक्ट्रॉन निकाले तो यहाँ 5 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। ठीक, अब ये देखिए टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, मतलब ये जो है ऑक्सीडाइज्ड होने की ज़्यादा टेंडेंसी रखती है। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में ऑक्सीडाइज्ड होने की टेंडेंसी होती है, और अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ाएंगे, ओपी मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ाएंगे, तो उसकी जो ऑक्सीडाइज्ड होने की जो टेंडेंसी होगी, जो ऑक्सीडाइज्ड होने की पावर होगी वो भी बढ़ेगी। मतलब कि अगर हम लोगों ने पावर बढ़ाई तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ेगा, और अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ाया तो उसकी ऑक्सीडाइज होने की पावर बढ़ेगी। ठीक है, समझ आ गया ना। अब देखते हैं रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये इसका पहला पॉइंट है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर रिडक्शन हाफ रिएक्शन, मतलब कि जो रिएक्शन हाफ रिडक्शन दे वो होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
ऑफ रिडक्शन, ठीक। और ये कैथोड पे वर्क करती है। और इसके एग्जांपल है कि अगर हमने कोई मेटल प्लस लिया, मतलब कि कैथोड जो एनोड जो है, कैथोड जो है वो एनोड की उल्टी रिएक्शन होती है। उसमें क्या हो रहा था, मेटल से जो है, मेटल जो है उसको जो है पॉजिटिव चार्ज बनना था, लेकिन अगर कोई पॉजिटिव चार्ज का मेटल है और उसको n इलेक्ट्रॉन्स दे दिए गए हैं तो वो मेटल बन जाएगा, ठीक। अब ये इसका जो है रिड्यूस जो पावर होती है, इसके रिड्यूस होने की जो पावर होती है, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन्स लॉस करने की, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की जो पावर होती है, वो उसकी जो है अगर हम लोग बढ़ाएंगे, अगर वो हम बढ़ाएंगे तो जो है रिडक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रॉड बढ़ेगा। तो मतलब कि जो रिडक्शन पोटेंशियल के इलेक्ट्रॉड बढ़ाएंगे तो रिड्यूस होने की पावर बढ़ेगी, ठीक। उसमें ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था, ऑक्सीडाइज्ड होने की पावर बढ़ रही थी, और रिडक्शन में क्या होगा, रिड्यूस होने की पावर, मतलब कि जो यहाँ पे नाम वही उसकी पावर बढ़ेगी, जो उस पे नाम था उसकी पावर बढ़ रही थी, ठीक। अब एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल, और इसको ई नॉट से डोनोट करते हैं। इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल को ई से डोनेट करते थे और इसको ई नॉट से डोनेट करते हैं, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस developed between metal and its solution of its ion at 1 m concentration at 1 bar and 298 Kelvin, मतलब कि टेम्परेचर is known as standard potential electrode। ये कह रहे हैं कि जो है जो मेटल इलेक्ट्रोड हो और उसके सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड होता है, मेटल इलेक्ट्रोड और उसके बीच के सॉल्यूशन में जो पोटेंशियल डेवलप्ड होता है, पोटेंशियल जो डेवलप्ड होता है उसके एक आयन मतलब कि ये हमारे सॉल्यूशन है, ये हमारा सॉल्यूशन है, और इसमें हमने जो वो मेटल रॉड डाली है, तो इसके बीच में, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड हो रहा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप्ड हो रहा हो, तो उसके एक आयंस पे जो एक मोलैरिटी कंसंट्रेशन एट एक बार प्रेशर, मतलब एक मोलैरिटी कंसंट्रेशन और एक बार प्रेशर पे एक आयन पे एक मोलैरिटी और एक मोलैरिटी कंसंट्रेशन और एक बार प्रेशर और 298 केल्विन पे जो उसको जो है मिलेंगे आयंस, एक मोलैरिटी कंसंट्रेशन और एक बार प्रेशर पे और 298 केल्विन पे जो उसके आयंस मिलेंगे वो होगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आया तो ठीक है, वरना फिर इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन एक बार इसको आप सही से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ेंगे, उसके टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए ज़रा सी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और जो जितने भी एक्सक्यूज़ेज़ हैं तो कमेंट पे बताएं, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो बताएं, मैं आपको पर्सनली सेंड करूँगी, ठीक है। तो फिर बाय बाय, टेक केयर।